हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 10th क्लास का नॉन मेटल डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आपने अच्छे से समझी होंगी। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही परफेक्शन आएगा, क्योंकि रिवीजन करने से बेस्ट होता है। और केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा होता है कि आप केमिकल रिएक्शंस को बनाएं। जितनी बार उसे लिखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज़्यादा केमिकल इक्वेशन आपकी समझ में आएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखने का, रिटर्न का वर्क करते रहें। और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि आप फार्मूला मेकिंग कर लें। फार्मूला मेकिंग करना आना चाहिए। जब फार्मूला मेकिंग करना आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कि आप किस तरह से रिएक्शन को करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट उसमें बनेगा। क्योंकि फार्मूला मेकिंग से फार्मूले को ब्रेक करना, फार्मूले को बनाना, ये सब बातें, ये सब परफेक्शन आएगा जब आप फार्मूला मेकिंग कर लेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं नॉन मेटल। अब नॉन मेटल में हमने क्या किया, नॉन मेटल के बारे में हमें ये पता करना है कि नॉन मेटल होते क्या हैं। तो व्हाट इज नॉन मेटल। तो नॉन मेटल, अगर हम इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर हमारे नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जब भी आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि मेटल और नॉन मेटल इन दोनों के बीच में अगर बॉन्ड ब्रेक करना है, देखिए क्या है कि हमने कहा कि एक है हमारा मेटल और एक प्लस क्या है, नॉन मेटल। अगर मैं मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनाता हूं तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, ये बात पूछी गई है। तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, तो ये होता है हमारा आयनिक बॉन्ड फॉर्म। मोस्टली कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। ये हमें क्लियर करके रखना है। अब नेक्स्ट बात आती है कि हमने आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर लिया, तो मैं कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेता हूं कि मेटल, नॉन मेटल कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो कुछ नॉन मेटल हमने लिखे हैं। नॉन मेटल कौन से हैं, जैसे कार्बन लिखा है, सल्फर लिखा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फॉस्फोरस भी नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। हमारी पीरियोडिक टेबल में जो नॉन एलिमेंट्स हैं वो नॉन एलिमेंट्स 118 हैं, और 118 में से अबाउट 80% मेटल्स और कुछ नॉन मेटल हैं और कुछ मेटलॉइड्स होते हैं। तो ज़्यादातर कौन है, मोस्ट ऑफ द स्ट्रेंथ किसकी होती है, मेटल्स की, उसके बाद नॉन मेटल और उसके बाद मेटलॉइड्स होते हैं। तो मेटल्स पढ़ लिए थे हमने, अब हम नॉन मेटल की बात करते हैं। तो हम अपना टॉपिक लिख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। हम नॉन मेटल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टी। तो हमारा हेडिंग है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अगर मैं नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी देखता हूं तो फर्स्ट लिखते हैं कि नॉन मेटल को हमने क्या किया, हमने एयर में बर्न करके देख लिया। बर्न करने के बाद क्या आता है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख रहे हैं हम नॉन मेटल की। क्या करेंगे कि रिएक्शन करते हैं उसकी, रिएक्शन विद एयर। अगर मैं उसकी रिएक्शन एयर के साथ करता हूं या O2 के साथ करता हूं तो क्या होगा। तो जब भी एयर के साथ बर्न करेंगे आप किसी को भी, हमने एयर के साथ उसको बर्न कर दिया नॉन मेटल को, तो क्या बनाता है, ऑक्साइड। मेटल की रिएक्शन भी ऑक्सीजन से करते थे तो क्या बनता था, मेटल ऑक्साइड। या नॉन मेटल की रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बनेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड बनना है। जैसे ही मैं लिख रहा हूं क्या कि कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अगर कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा, देखो हमने क्या किया, C+O2। जब कार्बन कैसा है, सॉलिड। कार्बन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ये गैस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगा। कब बनेगा CO2 गैस, अगर मैं क्या करता हूं, इसका कंप्लीट कंबशन करता हूं। अगर मैं कंप्लीट कंबशन करूंगा तो क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगी। और प्लस में कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। कब होता है, CO2 का फॉर्म कब होता है, जब हमारा कंप्लीट कंबशन होगा। अगर मैं कंप्लीट कंबशन ना करके पार्शियल कंबशन कर दूं, पार्शियल कंबशन का मीन्स होता है कि ऑक्सीजन को हमने ऑक्सीजन कम प्रोवाइड कराई, तो हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल कंबशन कर रहे हैं। पार्शियल कंबशन में क्या होता है, पार्शियल कंबशन में होता है कि कार्बन जो सॉलिड है वो हाफ ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करेगा, आधी ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जाएगी, तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कौन बना, कार्बन मोनोऑक्साइड। तब कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई
देखिए क्या है, आपसे क्वेश्चन में पुट करेगा कि आपने कार्बन का कंप्लीट कंबस्शन किया या पार्शियल कंबस्शन किया। अगर कंप्लीट कंबस्शन करते हैं तो CO2 गैस बनती है, और अगर पार्शियल कंबस्शन करते हैं तब क्या बनता है, तब बनता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड ह्यूमन बींग्स के लिए वेरी हार्मफुल होती है। अब नेक्स्ट है आगे, अगर मैं इसी को ही कंबस्शन कर लेता हूं, किसको, मैं सल्फर को कंबस्ट करता हूं, या एक क्वेश्चन है मेरा इसके बाद, देखिए हमने एयर के साथ रिएक्शन कराई, यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर लेते हैं कि हमने एयर के साथ रिएक्शन कराई, और एयर के साथ रिएक्शन करके जो फॉर्म हुआ वो कौन फॉर्म हुआ, वो फॉर्म हुआ CO2। अब आप मेरे को बताइए कि CO2 की नेचर कैसी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि CO2 की नेचर कैसी है, नेचर का मीन्स है कि वो एसिडिक नेचर का है या वो बेसिक नेचर का है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पुट कर लिया जाए कि क्या CO2 एसिडिक होता है या CO2 बेसिक होता है, तो ये कैसे पता चलेगा हमने एसिडिक है या बेसिक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी आपको ये बात बताई थी कि एसिडिक का मीन्स होता है कि उसमें हमने क्या करना, जो भी ऑक्साइड बन के आया उसमें वाटर ऐड कर देंगे। तो वाटर ऐड कर देते हैं जी। हमने क्या किया, CO2 लिया, CO2 गैस है, उसमें क्या किया हमने, H2O को, लिक्विड को उसमें डाल दिया, लिक्विड में मिक्स कर दिया। तो लिक्विड में मिक्स करने के बाद हमारा क्या बनेगा, H2CO3। और H2CO3 क्या है, H2CO3 होता है एसिड, इसका नाम क्या होता है, कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड बन करके हमारा आया। तो यानी कि ये इसकी जो नेचर हुई कार्बन डाइऑक्साइड की, ये कैसी है, ये एसिडिक नेचर का होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पुट कर लिया जाए कि कैसी नेचर का होता है ये, तो हमें पता चल जाएगा कि ये एसिडिक नेचर का होता है। और कैसे पता चला एसिडिक नेचर का है, कि कोई भी ऑक्साइड जब उसमें वाटर में डिसोल्व कर रहे हैं, तो वाटर में डिसोल्व करने के बाद अगर वो एसिड बना रहा है तो एसिडिक नेचर का होगा, अगर बेस फॉर्म कर रहा है तो बेसिक नेचर का होगा। ये क्लियर है। अब नेक्स्ट है हमारा, हम रिएक्शन करते हैं S के साथ में। अगर मैं सल्फर के साथ इसको कंबस्ट करता हूं तो क्या बनेगा, देखिए हमने क्या किया, नेक्स्ट हम सल्फर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, सल्फर प्लस O2। अगर मैं सल्फर के साथ इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करता हूं तो सल्फर के साथ ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या बनेगा, SO2 गैस बनेगी। ये क्या है, गैस। ये कैसा होता है, सॉलिड, ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो अगर मैं पूछूं कि SO2 की नेचर कैसी होगी, तो SO2 की नेचर कैसी होगी, इसकी नेचर भी कैसी होती है, एसिडिक होती है। क्यों होती है एसिडिक, क्योंकि SO2 को अगर मैं रिएक्ट कराता हूं, SO2 रिएक्ट विद H2O, अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराता हूं तो फॉर्म होता है H2SO3, और H2SO3 क्या होता है, एसिड। तो क्या कर लेते हैं हमने SO2 को H2O से रिएक्ट कराया, और H2O को रिएक्ट कराने के बाद यानी कि ये कैसा होगा, गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये कैसा होगा, लिक्विड होगा, और H2SO3 भी कैसा होगा, लिक्विड फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारा हो गया, ये कैसा है, ये भी क्या है, एसिड है। तो यानी कि हमने दो नॉन मेटल अब तक लिए, कार्बन को लिया और कार्बन के साथ सल्फर को लिया। दोनों नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द एसिड ऑफ नॉन मेटल्स इज एसिडिक नेचर, यानी कि मोस्ट ऑफ द नॉन ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक नेचर, यानी कि ये सारे एसिडिक नेचर के होते हैं। ये बात हम इसमें कह सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, किससे रिएक्शन करा के देखते हैं। अब क्या और नॉन मेटल कौन सा बचा हुआ है जिससे हम रिएक्शन कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिख रहा हूं सेकंड, अगर मैं रिएक्शन कर लेता हूं हाइड्रोजन से, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से हमने रिएक्शन करा दी ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म, क्या बनेगा, तब बनता है वाटर रिलीज होगा। यानी कि क्या कर लेते हैं, H2 गैस प्लस O2 गैस, कितनी ले लेंगे, हाफ, क्या बन जाएगा, H2O क्या होता है, लिक्विड। तो देखिए ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, यानी कि नॉन मेटल और नॉन मेटल भी आपस में रिएक्ट कर लेते हैं। और नॉन मेटल जब रिएक्ट करेंगे तो उनके बीच में मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। यानी कि नॉन मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट विद कंपाउंड, जो कंपाउंड रिएक्ट विद टू फॉर्म कंपाउंड, जब कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो क्या बनाते हैं, उनके बीच में, उस कंपाउंड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो उनके बीच में होता है इक्वल शेयरिंग का बॉन्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड उसके बीच में बनता है।
अब जैसे मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं थर्ड, किससे रिएक्शन करा दूं? अगर मैं हाइड्रोजन की रिएक्शन क्लोरीन से करा दूं, क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल में लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे? रिएक्शन विद क्लोरीन। अगर मैं नॉन मेटल क्लोरीन है और हाइड्रोजन की रिएक्ट करा रहा हूं, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? HCl। तो कैसे पता चलेगा? इसके ऊपर यहाँ प्लस चार्ज आएगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, तो प्लस माइनस आपस में रिएक्शन करके HCl कंपाउंड बना लेंगे। तो क्या करना? 2 लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि 2 से ये क्या होगा? बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरह से हमने नॉन मेटल की ज्यादातर रिएक्शन कंप्लीट कर ली। इसके बाद क्या हो सकता है? नेक्स्ट अगर मैं लिख रहा हूं हाइड्रोजन की रिएक्शन करा दो, किससे? सल्फर से रिएक्शन करा देते हैं। देखिए कैसे। अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन लिख रहे हैं रिएक्शन विद सल्फर। अगर मैं सल्फर से रिएक्शन करा रहा हूं, किसकी? हाइड्रोजन की। देखिए, तो हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई, हाइड्रोजन गैस सल्फर पाउडर के फॉर्म में होगा, तो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो क्या बनेगा? H2S। तो H2S जो बना हमारा H2S, इसका नाम क्या होता है? H को क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन S को क्या कहेंगे? सल्फाइड। तो केमिस्ट्री में एक बात और ध्यान रखनी होती है कि जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म होगा, सपोज ये कंपाउंड फॉर्म हुआ H2S, इस H2S में जो लास्ट वाला ये राइट साइड वाला है, ये कैसा है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ये जो वाला बना, ये क्या बना? इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मीन्स होता है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और जब इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आया, तो पॉजिटिव चार्ज वाले का नेम चेंज नहीं होता है। नेम चेंज किसका होता है? नेगेटिव चार्ज वाले का नेम चेंज होता है। तो केमिस्ट्री में क्या है कि जब हम कोई कंपाउंड फॉर्म करेंगे, तो जो राइट साइड वाला होगा, जैसे देखो ये वाला है, ये राइट साइड में है सल्फर। अगर ये राइट साइड में है, तो राइट साइड वाले का नेम चेंज होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? जिस पर नेगेटिव चार्ज आए। और ये कौन होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसे बोलते हैं? जिस पर पॉजिटिव चार्ज आए। तो यानी कि जब कंपाउंड फॉर्म होगा, तो उसमें नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा? राइट साइड वाले पर। और पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा? लेफ्ट साइड वाले पर। तो नॉन मेटल और मेटल के बीच में क्या हो रहा है? इक्वल शेयरिंग आ रही है, नेगेटिव और पॉजिटिव भी बन रहा है। इसके बाद मैं रिएक्शन कर लेता हूं किससे? नाइट्रोजन से। अगर मैं नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से रिएक्शन करा लेता हूं, देखिए एक रिएक्शन और करा लेते हैं। हम रिएक्शन लिख रहे हैं नेक्स्ट, रिएक्शन विद नाइट्रोजन। अगर मैं नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराता हूं, तो क्या बनता है? देखो, नाइट्रोजन N2 क्या होगा? गैस, प्लस हाइड्रोजन क्या होता है? गैस। ये गैसिस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। रिएक्शन होती है Fe और MO। Fe और MO क्या है? कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट क्या बनाएंगे? NH3। तो NH3 भी कैसी बनी? गैस बनी। तो बैलेंस कर लेते हैं। N कितने हो गए? 2 एटम है, तो यहाँ 2 लगा देंगे। यहाँ 2 हुआ तो 3 2 6, यहाँ कितना कर लेंगे? 3 कर लेंगे। तो ये अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। अब हमने इस तरह से नॉन मेटल के भी प्रॉपर्टी को फिनिश कर लिया, मेटल की प्रॉपर्टी को भी फिनिश कर लिया। अब अगर कोई पूछता है कि नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो जो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसी का जस्ट अपोजिट होता है कि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की कैपेसिटी होती है, टेंडेंसी होती है, और इसमें क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है। यानी कि मेटल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। उसमें डक्टाइल होते हैं मेटल, और नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते। ये भी हमने ध्यान रखना है। फिर क्या होता है कि उसमें मेलेबल होते हैं, मेटल मेलेबल होते हैं, ये मेलेबल नहीं होते। उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कुछ अलग अलग होते हैं। इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेप्शन कौन है? हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को एक्सेप्ट ग्रेफाइट, उसके बाद बाकी सब के क्या होते हैं? लो होते हैं। तो इस तरह से हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पर भी काम करना है। हमने केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की कंप्लीट करा दी है। आई होप आपने अच्छे से समझी होगी। तो आप पढ़ते रहिए, रिवीजन का वर्क करते रहिए। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, उतना ही अच्छा आपको परफेक्शन मिलेगा। केमिस्ट्री का फॉर्मूला मेकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में फिर ये कह रहा हूँ कि आपने केमिस्ट्री में फॉर्मूला मेकिंग करना है। जितना ज़्यादा फॉर्मूला मेकिंग आप करेंगे कॉपी पेंसिल बना करके, कॉपी पेंसिल ले करके, उतना ही उसमें आपका परफेक्शन आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला मेकिंग करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। वो हर सब्जेक्ट के लिए होता है, क्योंकि रिवाइज करने से परफेक्शन मिलता है। तब तक आप पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ
कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इस तरह की बातें बताएंगे। थैंक यू।